नमस्कार दोस्तों। तो हम ई दृष्टि नवत्र पब्लिकेशंस के द्वारा करंट अफेयर प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे। 10 प्रैक्टिस सेट हमने देख लिया है, ये 11वां नंबर है। सबसे पहला प्रश्न है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विकल्प सी इसका सही आंसर है। ये यूपी पीसीएस या फिर अन्य एग्जाम में कई बार पूछा है कि ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर। अब जब दिवस के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी तक जितने 10 टेस्ट सीरीज में हमने प्रैक्टिस सेट में देखा है दिवस के बारे में, उसका सबका रिवीजन कर लेते हैं। विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है। फिर विश्व मृदा दिवस 15 दिसंबर को, और जब मृदा की बात करें तो आर्द्रभूमि दिवस भी 2 फरवरी को याद आना चाहिए। विश्व बाल श्रम दिवस 12 जून को मनाया जाता है, और 16 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस मनाए जाते हैं, ठीक है। फिर एक ग्रुप में ये है 18, 21 और 30 सितंबर। तो 18 सितंबर को विश्व समुद्री तटीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है, और 30 सितंबर को विश्व समुद्री दिवस मनाया जाता है। अच्छा, एक है 15 सितंबर। तो 15 सितंबर को भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है, शायद लोकतंत्र ही क्या है, आप इसको चेक करके एक बार बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं सोचा था याद करके बताऊंगा आपको, मगर याद ही नहीं रहा। अच्छा, 11 जुलाई को आप बताएंगे कि क्या मनाया जाता है। अगले टेस्ट सीरीज में ये आएगा, तो तब तक आप कमेंट कीजिएगा इसको। वैसे ये 15 सितंबर वाला जरूर देख लीजिएगा, शायद कुछ लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है। खैर, अभी पिछले वीडियो में हमने देखा था कि राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। और 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो है ये 2014 से शुरू हुआ है, तो ये भी एक फैक्ट है कि कब से शुरू हुआ है, तो 2014 से, और 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस तो ये मनाया जाता है 11 मई को, और विश्व रेड क्रॉस दिवस इसके 3 दिन पहले यानी 8 मई को मनाए जाते हैं। तो ये सारे हमने बात कर ली है, मैंने सिर्फ रिवीजन कराया यहाँ पे। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सलाह पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों को आवंटित करने का निर्देश दिया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, धर्मेंद्र प्रधान देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री बनाए गए हैं, सही है। अश्वनी वैष्णव केंद्रीय रेल संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री बनाए गए हैं, यह भी सही है। मनसुख मांडविया को केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण तथा रसायन व उर्वरक मंत्री बनाया गया है, यह भी सही है। जबकि जो लास्ट में लिखा हुआ है कि हरदीप सिंह पुरी को केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री बनाया गया, ये गलत है, क्योंकि अभी वर्तमान में देश के कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू जी हैं, जो अरुणाचल प्रदेश से चुन के आते हैं। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया, 1, 2, 3। नेक्स्ट, हाल ही में मेकांग गंगा सहयोग की 11वीं मंत्री स्तरीय बैठक 2021 वर्चुअली कब आयोजित हुई? तो 21 जुलाई 2021 को 11वीं मंत्री स्तरीय बैठक 21 जुलाई को आयोजित हुई है, ठीक है। अच्छा, 21 जुलाई को आयोजित हुई 11वीं मंत्री स्तरीय बैठक मेकांग गंगा सहयोग के लिए। और 11 जुलाई को अभी मैंने आपसे पूछा था, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, ठीक है। लेकिन 15 सितंबर वाला प्लीज़ जरूर सर्च करके आप एक बार कमेंट कीजिएगा। कुछ लोकतंत्र से संबंधित है, पूरी तरह से याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स बहुत महत्वपूर्ण है। पहला कथन है कि इस सूचकांक में जापान 193 वीजा फ्री स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा, तो ये बात बिल्कुल सही है। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि इस सूचकांक में भारत 58 वीजा फ्री स्कोर के साथ 90वें यानी कि 90वें स्थान पर रहा, यानी 90 स्थान आया भारत को, तो ये कथन भी सही है। तीसरा कथन गलत है, क्योंकि लिखा हुआ है कि इस सूचकांक में पाकिस्तान को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ। जी नहीं, पाकिस्तान को नहीं निचला स्थान प्राप्त हुआ है, सीरिया, इराक और अफगानिस्तान को सबसे निचला स्थान प्राप्त हुआ है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है, 1 और 2। मतलब फैक्ट याद रखना है कि 58 देशों के साथ वीजा फ्री है हमारा इंडिया का, और 90 स्थान आया है हमारा हेनली पासपोर्ट रिपोर्ट में। और जापान शीर्ष देश है जिसका 193 देशों में फ्री वीजा है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया, ठीक है। इनसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, उनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था, एकदम बिल्कुल सही है ये बात। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। और विकल्प ये दूसरा नंबर जो इसका कथन जुड़ा हुआ है कि उन्हें वर्ष 2001 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। जी नहीं, ये बात सही है कि मोहम्मद यूसुफ खान अर्थात दिलीप कुमार को दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, लेकिन 2001 में नहीं, 1994 में मिला था, 1994 में। अच्छा, जब दादा साहब फाल्के पुरस्कार की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, कितना रुपया मिलता है और क्या मिलता है इस पुरस्कार में? तो 10 लाख रुपए मिलते हैं, और एक स्वर्ण कमल मिलता है, यानी कि सोने का कमल। तो ये इससे संबंधित फैक्ट है। अच्छा, 1-2 फैक्ट और बात करता हूँ, मैंने कलेक्ट किया है थोड़ा रिसर्च करके। तो देखिए, शुरू किया गया था 1969 में, किसको?
दादा साहब फाल्के पुरस्कार को। सबसे पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला? देविका रानी को मिला था, ठीक है। और क्या है खास बात? और कुछ खास बात नहीं है इसमें। 3 फैक्ट थे, सॉरी 4 फैक्ट था, मैं फिर से बोल देता हूँ। 1994 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था दिलीप कुमार को। और अगर पूछ ले कि क्या मिलता है तो 10 लाख रुपए मिलते हैं, एक स्वर्ण कमल मिलता है। तीसरा, ये सबसे पहली बार 1969 में मिला था। और ये अच्छा, दादा साहब फाल्के के जन्म सदी पर ये शुरू किया गया था, जन्म शताब्दी पर। तो 100 वर्ष जब जन्म शताब्दी हो गए थे तब से शुरू किया था 1969 में। और सबसे पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? तो देविका रानी को मिला है। पहला बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दूसरा कथन तो गलत हो गया। तीसरा कथन देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा उन्हें वर्ष 2015 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो हाँ, बात सही है, 2015 में पद्म विभूषण भी मिला है दिलीप कुमार को। तो विकल्प ए सही हो गया, 1 और 3, ठीक है। अच्छा, आपको ये तो पता ही होगा कि जो पद्म भूषण और पद्म विभूषण जो है ये 1954 में स्टार्ट हुए थे पद्म अवार्ड। और 1978, 1979 और 1993 से 97, अगर ये 3 पीरियड को छोड़ दिया जाए तो प्रत्येक वर्ष पद्म विभूषण अवार्ड का मतलब दिया गया है, अवार्ड दिया गया है लोगों को। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कौन कौन से साल नहीं दिए गए हैं। तो 1978, 1979, 1993 से 1997 तक, ठीक है। तो 3 पीरियड है। जब भी ये आएगा तो मैं बोल दिया करूंगा। नेक्स्ट, आपको ऐसे ही सुनते सुनते याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नेपाल के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया? तो शेर बहादुर देउवा। विकल्प 20 का सही आंसर है। जब नेपाल की बात कर रहे हैं तो एक चीज़ याद आना चाहिए था, हमने बात किया था सूर्य किरण अभ्यास पर, सैन्य अभ्यास। तो ये भारत और नेपाल के बीच होता है सूर्य किरण सैन्य अभ्यास। नेक्स्ट, किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए रूपरेखा समझौते की पुष्टि की है? तो स्वीडन ने की है इसकी पुष्टि। तो विकल्प ए इसका सही आंसर हो गया। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से याद आया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हरियाणा के गुरुग्राम में। नेक्स्ट, कौन सा देश इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया, यानी फर्स्ट खाड़ी देश बन गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। तो विकल्प बी इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, इजराइल से एक बात याद आना चाहिए, आधुनिक इजराइल की स्थापना कब हुई है? 1948 में, यानी हमारी आज़ादी के बाद। और संयुक्त अरब अमीरात की बात कर रहे हैं तो मैप आपको जरूर याद आ गया होगा संयुक्त अरब अमीरात का, और वहीं पर हॉर्मुज संधि है, हॉर्मुज जल संधि। नेक्स्ट, पर्शियन गल्फ में। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स उत्कृष्टता पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है, ताकि भारत में लॉजिस्टिक्स जो सेक्टर है उसको बढ़िया से डेवलप किया जा सके, बढ़िया से मोटिवेट किया जा सके, उसको पहचान मिलेगा, और क्या। तो विकल्प 20 का सही आंसर हो गया। बस याद रखना है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट, किस भारतीय को अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो कौशिक बसु को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है अर्थशास्त्र के लिए। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। तो यहाँ तक तो मैं अगर कह दूँ तो आगे बढ़ जाऊँ तो चल जाए काम, लेकिन ऐसा करूँगा नहीं। 1-2 फैक्ट और भी मैंने देखे थे, लेकिन 2-3 फैक्ट मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, जैसे कि जिसको मिलता है ना हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड, देखिए आजकल ऐसे अवार्ड का नाम पूछ देगा एग्जाम में, जिसका कभी सुने ही नहीं है उसका पूछ देगा जाकर, पता ही नहीं चलता है। तो ऐसे चीज़ों पर ना एकदम गौर से देख लेने की आवश्यकता है। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड, तो इसके लिए जब ये मिल जाएगा, मान लिया आपको मिल गया, 60,000 रुपये मिलेंगे, 60,000 यूरो मिलेंगे राशि आपको, 60,000 रुपया बोल रहा हूँ। हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड मिलेगा तो 60,000 यूरो मिलेगा। और फिर क्या, एक और पेशकश भी मिलेगी, बोलेगी कि आइए 12 महीने का एक शोध परियोजना मैं आपको देता हूँ, 12 मंथ रिसर्च प्रोजेक्ट यू विल बी अवार्डेड, ऐसा बोलेगा। तो आपको मिल गया है 12 महीने का शोध प्रोजेक्ट, वो काम भी मिल जाएगा और 60,000 यूरो भी मिल जाएगा। कब मिलेगा? जब हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड मिलेगा। इस बार किसको मिला है? कौशिक बसु को मिला है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। वैसे एक काम कीजिएगा, वीडियो खत्म होने के बाद कौशिक बसु के बारे में रिसर्च कीजिएगा, बहुत ही हाई प्रोफाइल ये हैं, मैंने इनके बारे में थोड़ा पढ़ा था तो इसलिए बड़ा पढ़ के मजा आएगा, देखिएगा कुछ फैक्ट भी पता चलेगा। नेक्स्ट है, जापान के प्रतिष्ठित फोकुओका पुरस्कार की घोषणा की गई। तो इसमें किस भारतीय को ग्रैंड प्राइज दिए जाने की घोषणा की गई है? तो पाला गुम्बी साईनाथ को, मैं फिर से पढ़ देता हूँ, जापान के प्रतिष्ठित फुकुओका पुरस्कार की घोषणा की गई। इसमें किस भारतीय को ग्रैंड प्राइज दिए जाने की घोषणा की गई है? तो पाला गुम्मी साईनाथ को, ठीक है। तो विकल्प ए इसका सही आंसर है। अच्छा, जब जापान से बात कर रहे हैं तो जापान के प्रधानमंत्री क्या नाम है? तो कोई कसीदा करके हैं, पूरा नाम क्या है याद नहीं आ रहा, विकल्प देखने से याद आ जाएगा, लेकिन कसीदा है लास्ट में नाम इनका। अच्छा, जापान से जब बात कर रहे हैं तो जापान के बारे में 4-5 फैक्ट याद आ रहा है, बता ही देता हूँ।
तो आपको पता होगा कि मुख्य रूप से 4 द्वीप है, वैसे कहीं कहीं 5 द्वीप भी लिखा हुआ है। 4 द्वीप का देश है ये जापान। और कभी कभी पूछ देता है कि सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, और क्रम में लगाने के लिए तो होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है। सबसे छोटा कौन सा है? होकाइडो, होन्शु, सीकोक्यू है सबसे छोटा, और होन्शु है सबसे बड़ा। वहीं पर आपको 2 समुद्री जलधारा मिलेगी। एक मिलेगा क्यूरोसिवो धारा, जिसको काली जलधारा भी बोलते हैं, और एक मिलेगा ओयो जलधारा। तो वो सब भी ध्यान देने की होती है। बहुत सारे फैक्ट याद आ रहे हैं, लेकिन अभी फिर वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वित्त मंत्रालय ने स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार कब तक करने का निर्णय लिया है? तो 2025 तक करने का निर्णय लिया है स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार। तो याद रखना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, महत्वाकांक्षी योजना है भारत सरकार की। स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार 2025 तक हो गया है। नेक्स्ट, विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन वर्चुअल माध्यम से संपन्न हुआ। इसका आयोजन किसने किया था? विकल्प सी, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया था। विकल्प सी है इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर 9वां मास्को सम्मेलन रूस में आयोजित हुआ। इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो डॉक्टर अजय कुमार ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोकिंग कोल के संबंध में आपसी सहयोग पर भारत गणराज्य के इस्पात मंत्रालय और किस देश के ऊर्जा मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन मंजूरी दी है? तो रूसी संघ के बीच। विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा किस अधिनियम को निरसित करने और उसका स्थान लेने के लिए नौचालन के लिए सामुद्रिक सहायता अधिनियम 2021 को मंजूरी दी गई है? तो दरअसल प्रकाश स्तंभ अधिनियम 1927 से संबंधित ये बात है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट, 11 जुलाई, अच्छा 11 जुलाई को कोई दिवस था ना? अच्छा, आ ही गया है। 11 जुलाई 2021 को संपूर्ण विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। तो एक फैक्ट तो यही है क्वेश्चन में ही। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने किस वर्ष प्रस्ताव पारित कर प्रतिवर्ष इस दिवस को मनाए जाने की बात कही है, निर्णय लिया? तो 1989 से लगातार 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जा रहा है। 3 फैक्ट हो गया इसमें, ठीक है। अच्छा, 1989 में यूपी में उर्दू भाषा को मान्यता मिली है, ये भी आपको याद आ रहा होगा, यूपी से संबंधित फैक्ट। नेक्स्ट, आईसीसी की 78वीं वार्षिक आम बैठक में 3 देशों को नवीनतम एसोसिएट सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। विकल्प में इन 3 देशों में कौन शामिल नहीं है? तो जो शामिल नहीं वो महत्वपूर्ण नहीं है, ये शामिल है जो देख लेते हैं, जैसे मंगोलिया, स्विट्जरलैंड और ताजिकिस्तान। कहाँ शामिल है ये? एसोसिएट सदस्य के रूप में आईसीसी के 78वें वार्षिक आम बैठक में ये शामिल थे। नेक्स्ट, कौन सा राज्य ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो जैसे ही पहला आया, अंडरलाइन वाली बात है ये। तो कर्नाटक राज्य पहला ऐसा राज्य बन गया है जो ट्रांसजेंडर समुदाय को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शोधकर्ताओं ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित देश की पहली रैपिड इलेक्ट्रॉनिक कोविड-19 टेस्ट किट कोवी होम विकसित किया है? तो आईआईटी हैदराबाद ने विकसित किया है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस देश ने दिन में टेलीविजन पर जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी? तो ब्रिटेन ने ये रोक लगा दी है कि दिन में जंक फूड का विज्ञापन नहीं होगा टेलीविजन पर। नेक्स्ट, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के तीसरा निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक जारी किया गया। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक संबंध में सारे कथन सही मैं पढ़ देता हूँ। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव को उत्प्रेरित करने के लिए सूचकांक को डिजाइन किया गया है। किस सूचकांक को डिजाइन किया गया है? निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक को। तो पहला कथन सही है। यह सूचकांक, कौन सा सूचकांक? निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक। यह सूचकांक पहली बार वर्ष 2019 में संदर्भ वर्ष 2017 से 18 के लिए प्रकाशित किया गया था। यह भी सही है। नेक्स्ट, 5 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, केरल, पंजाब और तमिलनाडु ने स्तर 2 यानी स्कोर 901 से 950 का ग्रेड 1++ प्राप्त किया है। सारे कथन सही हैं। विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने लगभग कितनी लागत राशि से बनने वाली 6 पनडुब्बियों के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो 43,000 करोड़ रुपए के निर्माण लागत से। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा एसडीजी भारत सूचकांक एवं डैशबोर्ड 2020-21 का तीसरा संस्करण जारी किया गया। इसे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, यह सूचकांक प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए 16 सतत विकास लक्ष्यों पर लक्ष्य बार स्कोर प्राप्त की गणना करता है। अच्छा, आपको एक चीज़ याद होगा, एसडीजी गोल कितना है? 17 है। तो फिर आप मुझे बताइए, ये नीति आयोग जो एसडीजी भारत सूचकांक तैयार कर रहा है, 16 पर ही काहे कर रहा है भाई? इसलिए कर रहा है क्योंकि उस 17 में से एक है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और एसडीजी सूचकांक किसके लिए जारी कर रहा है? राज्यों में कंपटीशन के लिए जारी कर रहा है। तो आप ही बताइए कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध बनाने का दायित्व
है संवैधानिक रूप से राज्यों पर नहीं है, केंद्र सरकार पर है। तो यही कारण है कि 17 में से 1 घटा के 16 सतत विकास लक्ष्यों पर के लिए गणना किया जाता है नीति आयोग के द्वारा सभी राज्यों के बीच में। नेक्स्ट, भारत का समग्र स्कोर वर्ष 2019 के 60 से बढ़कर वर्ष 2020 में 66 हो गया। तो ये कथन भी सही है। नेक्स्ट, समग्र एसडीजी भारत सूचकांक में शामिल अग्रणी राज्यों में केरल को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये बात भी सही है कि समग्र एसडीजी, क्वेश्चन इसी पॉइंट से भी पूछ सकता है कि किसको भारत सूचकांक में अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ, तो केरल राज्य को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो गया, सारा सही है। अब एक मन कर रहा है क्वेश्चन पूछने का, चलिए पूछ ही देता हूँ, आप बताइए या मत बताइए। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? अगर अच्छे से याद है तो मन में जवाब दे लीजिए, कमेंट की कोई आवश्यकता नहीं। थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन है तो जरूर टाइप कर लीजिएगा। नेक्स्ट, जून 2021 में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को प्राप्त हुआ है। तो विकल्प बी इसका सही आंसर है। कुछ नाम जवान पर भी नहीं चढ़ता है, क्या एग्जाम में कैसे बनाएगा आदमी। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने 27 दिसंबर को प्रतिवर्ष स्कूलों में साहिबजादा दिवस मनाने की घोषणा की है? वाह, तो साहिबजादा दिवस मनाया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार में। अब कहाँ मनाया जाएगा? ये प्रतिवर्ष स्कूलों में मनाया जाएगा। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है, जनवरी 2021 में रेल मंत्रालय द्वारा हावड़ा कालका मेल का नाम परिवर्तित कर क्या रखे जाने का निर्णय लिया गया है? तो नेताजी एक्सप्रेस के नाम से ये चलेगा ट्रेन। क्या नाम था पहले? हावड़ा कालका, अब क्या नाम हो गया? नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको और याद आ रहा होगा कि 23 जनवरी को इनकी 125वीं जयंती थी। किनकी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो उसी दिवस को यानी 23 जनवरी को भारत में पराक्रम दिवस भी मनाए जाने का निर्णय लिया गया है। तो 2 फैक्ट हो गया कि नेताजी एक्सप्रेस वाली बातें, हावड़ा कालका मेल का नाम बदल दिया गया, और पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाएगा। ठीक है। और आपको तो ये पता ही होगा कि 1987 में जन्म हुआ था कटक में, उड़ीसा के कटक में हुआ था जन्म। किनका? सुभाष चंद्र बोस का। नेक्स्ट देखते हैं, 16 जनवरी 2021 को माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह ज्वालामुखी किस देश में है? तो कुल मिला के एक फैक्ट के रूप में क्वेश्चन है ये कि माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हो गया, तो बताइए कहाँ है ये? तो इंडोनेशिया में है। तो विकल्प सी इसका सही आंसर है। इंडोनेशिया के द्वीप पर इस बार यूपीपीएससी में क्वेश्चन थे, तो ध्यान रखना है बच्चे से कि जावा कौन है, पहले सुमात्रा द्वीप है कि पहले जावा द्वीप है कि पहले लोमडक है कि पहले बाली है। तो एक बार बढ़िया से क्रम मिला लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितनी राशि के स्टार्टअप इंडिया सीड फंड को शुरू करने की घोषणा की? तो 1000 करोड़ रुपए के लिए घोषणा कर दिया कि सीड फंड होगा, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। ठीक है। लॉन्च किया है किसने? DPIIP ने, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन, ऐसा कर कुछ नाम है इसका। तो 1000 करोड़ रुपया याद रखना है। ये लास्ट क्वेश्चन है। 24 जनवरी 2021 को देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू की गई है? तो चंडीगढ़ एवं हिसार के बीच शुरू की गई है। तो विकल्प डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, 1-2 फैक्ट इससे जुड़ा हुआ है। ये जो एयर टैक्सी सेवा जो है ना, ये रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम जो है उड़ान के तहत, उसी के तहत शुरू किया गया है। और सबसे पहला जो शुरू किया गया है चंडीगढ़ और हिसार के बीच। ठीक है। अच्छा, हिसार के से संबंधित एक फैक्ट है कि भारत में गैल्वेनाइज्ड आयरन के विनिर्माण करने के लिए सबसे बड़ा शहर यही है, हिसार। फिर से बोल रहा हूँ, भारत में गैल्वेनाइज्ड आयरन के विनिर्माण करने वाला सबसे बड़ा शहर हिसार है, और हिसार हरियाणा में है। वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ शेयर भी जरूर किया कीजिए, यही मेरी मजदूरी है आपसे। तो इसको जरूर कर दिया कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।